नमस्कार। अतीत के पन्ने में आपका स्वागत है। आज जो विषय मैं लेकर आया हूं आपके साथ वो है स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम चरण में हरियाणा की भूमिका। हमने अब तक राष्ट्रीय आंदोलन के अलग-अलग चरणों को देखते हुए हरियाणा की भूमिका को समझने का प्रयास किया और 1857 में हरियाणा की भूमिका के संदर्भ में हमें याद रहे कि 1,82,000 लोगों की शहादत इस इलाके से रही और उस कड़ी में हम यह देखते हैं कि जो 50 से अधिक जो गांव हैं वो बेचिराग हुए, 10 से ज़्यादा जगह पर रोड रोलर चला और लगभग इतनी ही जगह पर हरियाणा में लोगों को तोप से बांध के उड़ाया गया। इस तरह के दमन के सहारे जो कुछ हुआ उसको देखकर लग रहा था कि यहाँ के लोगों में आज़ादी के लिए संघर्ष का शायद मादा नहीं बचेगा, लेकिन ये बात केवल कल्पना साबित हुई और स्वतंत्रता आंदोलन का जिस तरह से भारत में प्रारंभ हो रहा था तो हरियाणा भी उसके साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो हरियाणा के प्रथम चरण से स्वतंत्रता संग्राम से मेरा जो ध्येय है, मेरा मकसद है, आपके साथ जो जोड़ना चाहता हूँ वो है 1885 से लेकर 1918 तक ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ता है। इसमें उदारवादी काल की गतिविधियां भी हैं, उग्र राष्ट्रवादी काल की गतिविधियां भी हैं, क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियां भी हैं और कुछ गतिविधियां प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित भी हैं। यदि हम थोड़ा सा विचार करें कि आखिर 1857 के बाद ऐसी कौन सी स्थितियां थी जो राष्ट्रीय चेतना के उदय का कारण बनी। अंग्रेजी राज से यहाँ के लोग पहले से खफा थे, उसका परिणाम हमने 1857 में भी देखा। आर्य समाज ने यहाँ पर जागृति दी। शिक्षा के क्षेत्र में 1835 के बाद जो थोड़ा बहुत माहौल बनना शुरू हुआ था, यहाँ पर 1856 तक 7 जिलों में 7 स्कूल बन चुके थे। बाद के समय में इन स्कूलों का विस्तार हो गया था। 1900 तक चलते चलते कुल 700 के आसपास स्कूल हरियाणा में थे, जिनमें मैट्रिक या उससे ऊपर के जो स्कूल थे उनकी स्थिति 50 थी। तो एक ठीक सा पढ़ा लिखा वर्ग यहाँ से निकल रहा था। प्रेस की जहाँ तक भूमिका का सवाल है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लाहौर से ट्रिब्यून 1885 में निकलना प्रारंभ हुआ, उसका असर हो गया था। दीनदयाल शर्मा जो है रिफाए आम निकाल रहे थे। लाला मुरलीधर ने खैर संदेश का प्रकाशन प्रारंभ किया था, उससे पढ़कर भी लोगों में जागृति आ रही थी। हाँ, यातायात और संचार के साधनों का विकास हो रहा था। विशेषकर दिल्ली रिवाड़ी जो रेल लाइन है वो 1862-63 में हो गई थी। रिवाड़ी, हिसार और सिरसा रेलवे लाइन 1870-72 से 1884 तक बढ़ गई थी। दिल्ली अंबाला कालका जो लाइन है वो 1891 के आसपास हो गई थी। इसी तरह से नरवाना, कैथल और कुरुक्षेत्र की जो रेलवे लाइन है ये 1898 में तैयार हो गई थी। इनके माध्यम से आना जाना, बैठना और बैठ के करना काफी ज्यादा सुविधाजनक हो गया था। तो इसके चलते हुए हम समाज सुधार के जो अन्य ग्रुप है उनकी गतिविधियां भी देखते हैं। खासकर सनातन धर्म सभा जागृति अदा कर रही थी और इसी काल में सिंह सभा भी थी और इस्लाम से संबंधित अंजुमन नामक संस्था भी अपना काम कर रही थी। और तोतापुरी जी जो कि विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस और उनके गुरु तोतापुरी जी मूलतः कैथल के पास बाबा दाना के रहने वाले थे, ये भी अपने क्षेत्र में लोगों में जागृति कर रहे थे। तो इन सारे पहलुओं को मिलाकर जो राष्ट्रीय चेतना है धीरे धीरे लोगों में आ रही थी और अंग्रेजी राज की प्रकृति को समझकर बगावत के दौर में या फिर ऐसी स्थिति में लोग आ रहे थे कि उस सत्ता को चैलेंज कैसे किया जाए। हाँ, यदि अलग अलग बिंदुओं पर बात करें कि उदारवादी दौर जो 1885 से लेकर और 1905 के बीच का माना जाता है, उसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अंबाला में इंडियन एसोसिएशन की जो ब्रांच है जो सुरेंद्र बनर्जी ने बनाई थी वो 1884 में स्थापित हो गई थी। स्वयं हयूम का आगमन भी 1884 में अंबाला में हुआ था, उसने भी लोगों के साथ मीटिंग ली थी। 1885 में बंबई में जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 लोगों के नेतृत्व में कांग्रेस बनी थी, उसमें हरियाणा के लाला मुरलीधर अंबाला से थे। उन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब या केसरी हिंद के नाम से जाना जाता है। 1886 में लाला मुरलीधर के साथ साथ जो है दीनदयाल शर्मा जी थे, बाबू बाल मुकुंद गुप्त थे और 1888 में जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ उसमें अकेले हिसार से लाला लाजपत राय, गौरी शंकर
लाला छबील दास इत्यादि लोग वहां पर गए थे। 1890 तक हरियाणा के सभी जिलों में कांग्रेस की ब्रांचेस बन गई थी और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ठीक ढंग से लोग जुड़ रहे थे। इसका असर हम इस रूप में देख सकते हैं कि जब लाला लाजपत राय यहाँ से शिफ्ट हो गए 1893 में, वो लाहौर में पहले कांग्रेस के अधिवेशन के आयोजक में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। तो हिसार से ही 10 साथी उनके यहाँ गए थे। तो धीरे धीरे उदारवादी आंदोलन में इस इलाके की गतिविधियां बढ़ रही थी। 1900 तक यदि हम देखते हैं तो जिलों के अतिरिक्त कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, थानेसर, जगाधरी में जो है कांग्रेस की ब्रांचेज बन गई थी। इस दौर के जो नेता देखने को मिलते हैं उनमें अंबाला में लाला मुरलीधर, लाला दुनीचंद हैं और इसी के साथ साथ द्वारिका प्रसाद हैं, मान सिंह हैं, पंडित गंगा प्रसाद हैं, रोहतक में तुर्रेबाज खान हैं, रेवाड़ी में बाल मुकुंद गुप्त हैं और हिसार के इलाके से लाला लाजपत राय इसकी भूमिका को आगे बढ़ाते हैं। तो उसके बाद यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और उग्र राष्ट्रवाद काल, जिसको मोटे तौर पर 1905 से और 1918 के बीच का समय दिया जाता है, उस कड़ी में देखते हैं तो फिर हरियाणा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। विशेषकर इस दौर में जो गतिविधियों का नेतृत्व है वो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में देखने को मिलता है। लाला लाजपत राय रोहतक में शिक्षा ग्रहण करके, क्योंकि उनके पिताजी रोहतक में अध्यापक थे और बाद में हिसार में वो वकील के तौर पर आ गए थे। हिसार में उनका प्रवास जो है 1886 लेके 1892 तक है। वो पहली बार कांग्रेस के सदस्य बने जब यहाँ से इलाहाबाद अधिवेशन में गए और विशेष बात यह है कि उनके साथ जो अन्य साथी गए थे, लाला छबील दास, गौरीशंकर और चूड़ामणि इत्यादि, उनकी अगुवाई के लिए इलाहाबाद के स्टेशन पर स्वयं कांग्रेस के जो संस्थापक सदस्य हैं वो वहां तक गए थे। और इस तरह से उनकी पहचान इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी कि 1885-86 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसके बारे में सर सैयद अहमद खान ने कहीं कहीं आलोचनात्मक जो भाषा है प्रयोग करके इसको ये कहा था कि ये राष्ट्रीय पृष्ठभूमि से नहीं जुड़ी हुई है। तो इनके पिताजी के काफी अच्छे संबंध थे, यानी मित्र थे। उसके बाद भी इन्होंने सर सैयद खान की आलोचना की और जो आलोचना वाले पत्र थे वो अखबारों में छपे, उसके चलते हुए इनकी पहचान काफी अच्छी हो गई थी। तो इस कड़ी में जब इन्होंने बंगाल के विभाजन के बाद जिस तरह की गतिविधियां हो रही थी, यहाँ के लोगों का आह्वान किया कि वो इसमें आगे बढ़ें, तो लोग इसमें आगे बढ़े और स्वदेशी और बहिष्कार खूब कामयाब हुआ। खासकर यदि हम बात करते हैं विदेशी कपड़ा, 1905 और 1907 यदि मैं 2 सालों का कंपैरिजन आपके साथ लेकर आऊं, अंबाला में 25,000 गांठें आया करती थी 5 में, जो 7 में 10,000 रह गई थी। करनाल में 16,000 की बजाय 8,000 पे आ गई थी। हिसार में 10,000 से 4,000 आ गई थी और जो पूरा का पूरा तंत्र है वो बुखला गया था। इतना तक असर हम देखते हैं कि हिसार में चांदबाई नामक एक महिला की गिरफ्तारी होती है और जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो पुलिस वाले उनको कहते हैं कि माता जी आप अपना आभूषण उतारिए, क्योंकि जेल में ले जाते समय हम आपके आभूषण नहीं रख सकते हैं। तो उसने सामने खड़े हुए एक व्यक्ति को कहा जो खादी पहने हुए था कि भाई आइए और मेरे आभूषण लें और मेरे घर पहुंचा देना। वो व्यक्ति विनम्रता से कहता है कि माता जी मैं तो आपको जानता नहीं और मैं कैसे ये आपके जो आभूषण है आपके घर पहुंचाऊंगा। तो चांदबाई जी साफ कहती हैं कि आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने खादी पहनी हुई है और खादी पहनी हुई है तो राष्ट्रभक्ति के ऊपर कोई सवाल नहीं होता है। तो स्वदेशी और बहिष्कार इस स्तर तक यहाँ पर लोकप्रिय हो रहा था। 1907 में जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मई के महीने में गिरफ्तारी हो गई लाहौर में लाला जी की। डिप्टी कमिश्नर ने संदेश भेजा कि आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और उनको अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद के साथ गिरफ्तार कर दिया। और सरकार इतनी ज्यादा सचेत थी कि गिरफ्तारी लाहौर में होती है और हिसार में विशेष सुरक्षा की बात करने की रहती है। डॉक्टर रामजी लाल जो कि हिसार के समीपवर्ती गांव लुदास में रहते थे, वो कहते हैं कि जब मुझे जानकारी मिली और हमने हिसार में मीटिंग की और सरकार की आलोचना की, चंदूलाल तायल के नेतृत्व में बैठक हुई, तो मैं जब गांव की ओर जा रहा था तो गांव के बाहर जो नहर थी उसके पुल के ऊपर
4 पुलिस वाले बैठे थे और वो मेरे ही इंतजार में बैठे थे और उन्होंने मुझे विस्तृत तौर पर जानकारी मांगी और उसके बाद वो मुझे घर छोड़कर गए और ये कहा कि जब तक हम आपको बाहर निकलने के ना कहें आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये चीजें बता रही हैं किस तरह की चीजें हैं। फिर जब लाला जी रिहा हुए और रिहा होने के बाद प्रोग्राम हुए तो डॉक्टर रामजी लाल उनके साथ जो है जालंधर वाले प्रोग्राम में शामिल हुए, फिरोजपुर वाले में शामिल हुए और हरियाणा में अलग अलग जगह पर उनके रिहाई को लेकर खुशी के कार्यक्रम हुए। तो अपने आप में बहुत बड़ी चीजें थी। हाँ, 1907 में सूरत में विभाजन हुआ, उसका असर भी यहाँ पर देखते हैं और लोगों को जरूर एहसास हुआ कि गलत हुआ है। फिर 1916 में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ और उसमें एक बाल गंगाधर तिलक का था, दूसरा एनी बेसेंट का था। उन दोनों के प्रोग्राम इस इलाके में होते हैं और खास बात यह है कि यदि मैं हिसार का जिक्र करूं, हिसार के कटला रामलीला में दोनों का कार्यक्रम हुआ, दोनों अलग अलग समय पे हुए, दोनों की अध्यक्षता पंडित नेकीराम शर्मा ने की और दोनों में शामिल होने वाले लोग एक थे। तो ये चीजें साथ साथ चली। हाँ, 1916 में जब ये गरम और नरम दल इकट्ठा हो गया, फिर ये राष्ट्रीय आंदोलन उस रास्ते पर आगे बढ़ता है। तो ये चीजें हमें साथ साथ देखने का अवसर मिलता है। जहां तक क्रांतिकारी गतिविधियों का सवाल है, हरियाणा में हमें कुछ क्रांतिकारियों की गतिविधियां भी दिखती हैं। 29 दिसंबर 1909 में डिप्टी कमिश्नर अंबाला को मारने के लिए बम रखा गया घर पर, और वो अलग बात है कि उस बम से उनका नौकर टकरा गया और उसकी डेथ हो गई। तो 1909 में ही सेना में विद्रोह हुआ, उसमें ज्यादातर जो लोग थे वो हिसार और रोहतक के थे और गुप्तचर रिपोर्ट पता चला कि वो डायमंड जो हार्बर है उस पे खजाना लूटने की योजना बना रहे थे। 23 लोगों को मृत्यु दंड दिया गया और ये सारे के सारे इस दोनों जिलों के थे। हाँ, अंबाला में कांसीराम जी जो मंडोली कला वाले हैं, उनके नेतृत्व में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनी, बाद में ये गदर पार्टी में शामिल हो गई और इन्होंने इस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाया। 1915 में जो विद्रोह हुआ सिंगापुर में सैनिकों के द्वारा, 47 सैनिकों को सरेआम खड़ा करके और गोली से उड़ाया गया। उनमें से 41 लोग हरियाणा के थे, जिससे पता चलता है कि क्रांतिकारी गतिविधियों में भी यहाँ के लोग किस तरह से इन्वॉल्व थे। हाँ, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और सरकार ने यहाँ के लोगों से उम्मीद की कि वो सरकार को सपोर्ट करे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग वो भी सरकार का समर्थन कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में हरियाणा के इलाके से 1 लाख के आसपास जो सैनिक हैं वो नए भर्ती हुए, जिनमें से रोहतक से सबसे ज्यादा 25,000 और हिसार से 18,400 लोग इसमें शामिल हुए। हाँ, सरकार ने युद्ध के उपरांत 12 खिताब दिए हरियाणा के अलग अलग लोगों के, और यदि मैं हिसार की बात करूं तो 2 विशेष सम्मान दिए गए, 4 लोगों को जागीर दी गई और 18 लोगों को जो है किसी न किसी तरह के प्रतीक दिए गए। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग किस तरह से सक्रिय थे। यदि हम पूरे के पूरे इस दौर को 1885 से लेकर 1918 को समझने का प्रयास करते हैं, निश्चित तौर पर यह स्वतंत्रता आंदोलन का पहला चरण था, लेकिन यह चरण शुरुआत से भी अच्छा जा रहा था, विकसित स्थिति में भी पहुंच गया था और हरियाणा के लोगों में इस तरह की जागृति थी कि वो इसके साथ आगे बढ़ रहे थे। और स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के लोगों की भूमिका निश्चित तौर पर उल्लेखनीय है और जो आगे की गतिविधियों के में भी हमें साथ साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। धन्यवाद। जय हिंद।